जय माँ भारती। मित्रों, इस रविवार मैं आपको प्राचीन भारत के सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। सातवाहन वंश का इतिहास बहुत उलझा हुआ है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इस साम्राज्य के बारे में लिखा है। आसान भाषा में अपने शब्दों में मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और ये मेरा यकीन है कि आप समझ भी जाएंगे। सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में हमको दो सूत्रों से जानकारी मिलती है। पहला पुराणों से और दूसरा प्राप्त अभिलेखों से। पुराणों के आधार पर चला जाए तो सातवाहन वंश का उदय ईसा से 700 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है और इस साम्राज्य के अंतर्गत 30 शासकों ने शासन किया। ऐतरेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण में इनका जिक्र मिलता है, लेकिन सातवाहन के साथ इन्हें आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अगर देखा जाए तो इतिहासकार इस साम्राज्य की उत्पत्ति 28 से 30 ईसा पूर्व मानते हैं, जब सीमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सर्ववर्मन को पराजित करके पाटलिपुत्र समेत उसके राज्य पर अधिकार किया। तब से इस साम्राज्य की उत्पत्ति अधिकांशतः इतिहासकार मानते हैं। अब सीमुक को राजा कहा गया है तो कोई राजा आसमान से तो टपका नहीं होगा, ना जमीन फाड़ के निकला होगा, तो इसके पूर्वज भी राजा रहे होंगे। तो प्राप्त जानकारियों के हिसाब से जो पता चलता है कि इनके पूर्वज भी राजा थे जो कि आंध्र प्रदेश के एक छोटे से हिस्से पे शासन करते थे। ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। अशोक की मृत्यु के बाद जब मौर्य साम्राज्य धीमे धीमे कमजोर होता रहा या फिर शुंग वंश के कमजोर होने पे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और कण्व वंश से सत्ता हथिया कर सातवाहन वंश की स्थापना की। शुंग वंश की तरीके से यह भी एक ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण साम्राज्य था। इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने भारतवर्ष का जो हिस्सा, जिस हिस्से में इनका राज्य था, करीबन 450 वर्षों तक शासन किया और इनके शासनकाल में भारत के उस हिस्से की दशा और दिशा दोनों बदल गई। इस साम्राज्य का संघर्ष शकों से लंबे समय तक चला और जिसका अंत फिर आगे जाके गौतमी पुत्र शतकर्णी के समय में हुआ। एक चीज आपको स्मरण करा दूं कि शुंग साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत जैसी स्थिति नहीं रही थी। भारत खंड खंड हो चुका था, छोटे छोटे राज्य थे और उन राज्यों में अलग अलग राजा थे। उनमें एकता का अभाव था, एकजुटता का अभाव था, नेतृत्व क्षमता का अभाव था। इसी कारण से विदेशी शक्तियां, होड़ और शक वगैरह भी भारत की सीमा के अंदर तक घुसपैठ करने लगे थे। सीमुक के बाद उसके भाई कृष्ण ने सत्ता संभाली और कृष्ण के पश्चात सीमुक के पुत्र शतकर्णी प्रथम ने शासन की बागडोर संभाली। शतकर्णी प्रथम ने अमीय वंश की राजकुमारी नयनिका से विवाह किया। कहीं कहीं इनको नगनिका भी लिखा गया है। कलिंग के राजा खारवेल को इन्होंने पराजित किया और इनके शासनकाल में
2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाई और दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में इनका नाम लिया जाता है। दक्षिणेश्वर और दक्षिणापति की उपाधि भी इन्होंने धारण की। इनकी पत्नी नयनिका ने नानाघाट में जो शिलालेख उत्कीर्ण करवाए हैं उसमें इन सब की जानकारी मिलती है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र देवश्री और सतश्री जो है अल्पवयस्क थे, तो फिर इनकी पत्नी नयनिका या नगनिका ने शासन की बागडोर संभाली। इसके पश्चात इस वंश में एक और शक्तिशाली राजा हुए, राजा हाल। ये भी प्रतापी राजा थे। इनके सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और इन्होंने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया। लीलावती संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी और दोनों को आपस में बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो संस्कृत सीखने के लिए राजा हाल ने उस समय संस्कृत के प्रकांड विद्वान सर्ववर्मन को अपने दरबार में नियुक्त किया और संस्कृत सीखने लगे। संस्कृत सिखाते सिखाते ही सर्ववर्मन ने कातंत्र व्याकरण की रचना कर दी। इनके राज्य में बृहत कोश के रचयिता गुणाढ़ भी थे, जिसका के वर्णन नानाघाट के अभिलेखों में मिलता है। इन्होंने प्राकृतिक भाषा में अपनी एक प्रेम कहानी भी लिख दी, गाथा सप्तशती, जिसमें के इनकी और लीलावती की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। इसके बाद के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता या जानकारी नहीं मिलती। 75 ईस्वी के आसपास शकों ने महाराष्ट्र पर हमला करके वो हिस्सा इनसे छीन लिया, जिससे कि इनको भारी नुकसान हुआ और क्षति भी हुई। तत्पश्चात इस वंश के सबसे पराक्रमी, प्रभावी और चक्रवर्ती सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शासन किया। संभवतः 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक इन्होंने शक राजा नाहपान को पराजित किया और मार डाला। इन्होंने वेणुकटक नामक नगर बसाया। इनके शासनकाल में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। आप स्वयं ही देखिए कि इनके सबके नाम के आगे माता का नाम पहले है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। इस तरीके से स्त्रियों का महत्व इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा था। नासिक अभिलेख में से पता चलता है कि भूमि दान करने की प्रथा इनके शासनकाल से ही शुरू हुई। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने तीनों समुद्रों का जल पिया। इसका अभिप्राय यह है कि दक्षिण भारत के जो 3 समुद्र हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन पूरे हिस्से पर इनका शासन था। इनके शासनकाल में सनातन धर्म अपने शिखर पर था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विकास के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया। इनके शासन में, इनके राजकाल में प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन्होंने वेणुकटक नामक एक नगर भी बसाया। इसके पश्चात इनका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी
इन्होंने 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने रुद्रदामन जो शक राजा था उसकी पुत्री से विवाह किया। अमरावती में बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि रुद्रदामन ने इनको 2 बार पराजित किया और दामाद होने के कारण छोड़ दिया। दक्षिण भारत में ये बहुत मजबूत थे और यही एक ऐसा शासक था जिसने समूचे आंध्र को पहली बार जीता। इससे पहले सातवाहन वंश के किसी भी राजा ने समूचे आंध्र को पहली बार नहीं जीता था और समूचे आंध्र को जीतकर इन्होंने आंध्र राजा या आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। इन्होंने नवलगढ़ नाम का एक नगर भी बसाया। इसके पश्चात यज्ञश्री शातकर्णी जिन्होंने के 165 से 195 ईस्वी तक शासन किया। इनको समुद्री यात्रा का प्रेमी कहा जाता है। ये भी इस वंश के एक प्रतापी राजा थे, दक्षिण भारत के एक मजबूत राजा, और इनके शासनकाल में समुद्री मार्ग से व्यापार बहुत बढ़ा और फला फूला। इनके शासनकाल से ही सातवाहन साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और बहुत से इतिहासकार यज्ञश्री शातकर्णी को ही इस साम्राज्य का अंतिम शासक मानते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। इसके बाद के भी राजा हुए जिनका इतिहास नहीं मिलता है और इतिहासकार कहते हैं लगभग 250 ईस्वी तक इनका शासन भारतवर्ष में रहा। इनके शासन काल में सनातन धर्म अपने चरम पर था, बौद्ध धर्म का भी पूरा सम्मान था। इनके शासन काल में स्त्रियों का सम्मान था। इनके शासन काल में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी हुए। इस साम्राज्य के पतन के बाद एक और साम्राज्य का उदय हुआ, वाकाटक वंश, जिसके बारे में अगले रविवार को हम आपको बताते हैं। इतना समझ लीजिए कि यह भी एक ब्राह्मण वंश था, एक ब्राह्मण साम्राज्य था। मिलते हैं अगले रविवार को वाकाटक वंश की जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय मां भारती।